अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं रीड इंस्टीट्यूट में और हमारी मेहमान हैं मिसेस शाहीना अलवी, जिनसे हम बात करेंगे अबाउट ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो उमूमन 19 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है और पूरी दुनिया के तकरीबन 3 से 5% बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। ADHD इज़ अ कंडीशन जिसमें भूल जाने से लेकर इम्पल्सिविटी, कंट्रोल जैसी मुश्किलात सामने आती हैं और इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 60% बच्चों में ये प्रिवेल करता है एज दे ग्रो अप। हाउएवर हमारे मुआशरे में इस हवाले से अभी तक कोई रिसर्च सामने नहीं आई, ना ही इसके बारे में इतनी अवेयरनेस है। लेकिन आज हम रीड इंस्टीट्यूट जहाँ मौजूद हैं, विच स्टैंड्स फॉर रेमेडियल एजुकेशन एंड असेसमेंट ऑफ डिसलेक्सिक्स, उनकी CEO मिसेस शाहीना अलवी से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से अभी तक हमारे मुल्क में कोई रिसर्च हुई है या नहीं, या ADHD दरअसल है क्या। इसी नोट पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अलवी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ADHD दरअसल है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस हवाले से रिसर्च या डायग्नोसिस सबसे पहले कहाँ और कैसे हुई? ADHD आप जब कहती हैं तो उसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर अमूमन लोगों को होता है। जैसे बढ़ते जाते वो हाइपर एक्टिविटी कम होती जाती है और फिर उसकी डायग्नोसिस होती है कि वो ADD है। ADHD और ADD होता है हाइपर एक्टिव के बग़ैर, और ADD जो है ये बहुत ही रीसेंट, मैं कहती हूँ कि अभी कोई 30 साल होंगे जब पता चला हमें कि एक्चुअली है क्या चीज़। ये होती है केमिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन में उसकी वजह से, और डोपामिन एक चीज़ होती है, केमिकल होती है ब्रेन में, उसकी या कमी या उसकी वजह से ये होता है। और इसमें ये होता है कि जो बच्चा अमूमन जब 4 साल के होते हैं बच्चे, जब तक तो वो बहुत हाइपर एक्टिव, जिसको हम कहते हैं ना, लोग बहुत, ये आपने सुना भी होगा कि मेरा बच्चा बहुत हाइपर है। हाइपर मतलब कि बहुत एक जगह बैठता नहीं है, हर वक्त घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कोई चीज़ करीने से वो कर नहीं सकता। यानी कि 2.5 साल में यहाँ तो स्कूल जाते हैं बच्चे, प्ले स्कूल जाते हैं। 2.5 साल की उम्र में भी उनकी 2 मिनट की फोकस होती है, 2 मिनट तक वो कुछ काम करते हैं, फिर 2 मिनट के बाद कुछ और करने को उनको दिल चाहता है, किसी और में अटेंशन हो जाता है उनका। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं बच्चे, उनकी फोकसिंग ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 मिनट से 5 मिनट हो जाती है, 5 से फिर 10 मिनट हो जाती है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है बच्चा, उसकी अटेंशन यानी कि ठहर जाती है अब, कि एक एक्टिविटी वो एक वक्त में कर सकता है बग़ैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। यानी कि कोई अगर यहाँ से जा रहा है वो छोड़ के कहीं और नहीं, कुछ और नहीं करने लगता है। लेकिन जब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 साल की उम्र में भी वो एक चीज़ एक वक्त में कर ही नहीं सकते, यानी कि 1 मिनट करते फिर दूसरी, कोई आवाज़ कहीं से आ गई तो वहाँ चले गए, किसी ने कुछ दिखा दिया तो उसके पीछे चले गए, और बैठ भी नहीं सक रहे। एक हर काम जो खड़े होके या नाचते रहते, कूदते रहते, कभी कुर्सी से उधर कूद रहे हैं, कभी 1 मिनट वो बैठ नहीं सकते, चाहे आप जितनी कोशिश करते हो। ऐसे बच्चों के एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं क्योंकि वो इम्पल्सिव होते हैं, बिल्कुल बिला झिझक कहीं पे दरवाजे पे टकरा गए, कोई चीज़ हाथ से उनकी गिर गई, ठोकर लग गई। और ये आप देखेंगे बच्चे फ़र्स्ट एड इनको सबसे ज़्यादा मिलती है स्कूल में। तो ऐसे बच्चों को फिर डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये बिल्कुल अटेंशन नहीं दे सकते। और इसीलिए हम कहते हैं जब अटेंशन की डेफिसिट यानी कमी होती है ना, हम इसको कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ज़्यादती होती है अटेंशन। जब हम कहते हैं ना अटेंशन डेफिसिट, यानी कि ये बच्चा जो है वो हर चीज़ को अटेंशन देता है। आप क्या पहने हुई हैं, आप कैसे बोल रही हैं, फिर आप बाहर क्या हो रहा है, आप उल्टी तरफ कौन क्या कर रहा है, म्यूज़िक की कहाँ से आवाज़ आ रही है, हर चीज़ को जो बच्चा अटेंशन देता है। जबकि कि कोई चीज़ को रुकावट नहीं उसके दिमाग में, कि हमारे भी होता है कि हमारे दिमाग में बहुत से ख्याल आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हमको अटेंशन देना पड़ता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उन चीज़ों को हम पीछे रखते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। इनहिबिटर्स होते हैं ना, कोई रुकावटें होती है ब्रेन में जिसको हम वो करके फिर हम अटेंशन देते हैं। इन बच्चों में, एडल्ट्स में भी बहुत से एडल्ट्स होती है 18-19 साल की, उनमें ये इनहिबिटर्स होते नहीं, यानी कि वो बच्चा हर वक्त उसके दिमाग में वो आती, स्टिमुलस आ रही होती है, स्टिमुलाई जिसको कहते हैं, आती होती है। और आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, मुझे बताइए कि आप किस तरह से एक्सटेंशन ऑफ अवेयरनेस के लिए, व्हाट्स द रोल योर इंस्टीट्यूट हैज़ बीन प्लेइंग इन ऑल दिस टाइम? हमारे इंस्टीट्यूट तो बेसिकली हम तो डील करते हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, मगर हमारे यहाँ
डी वाले बच्चे भी आते हैं जिनको कि हमें रेफ़र किया जाता है, स्कूल रेफ़र करते हैं। हमारा तो हमारे यहाँ वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे यहाँ ओपन हाउसेस होते हैं जिसमें हम वालिदैन को बुलाते हैं, टीचर्स को बुलाते हैं स्कूल की, कभी हम किंडरगार्टन वाली टीचर्स को बुलाते हैं, कभी हम मिडिल स्कूल टीचर्स को बुलाते हैं, ताकि सब में अवेयरनेस हो। क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इससे क्या होता है, ये लर्निंग प्रोसेस कम होता है। अब आप ADHD बच्चों को देखिए, वो जब स्कूल जाते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से इनकी पढ़ाई में नुकसान होता है, बहुत मुतासर होता है, फ्रेंडशिप वगैरह, रिलेशनशिप ऐसे जी। बच्चों और बच्चे जो पेरेंट्स जब आते, सबसे तो चीज़ अवेयरनेस पेरेंट्स को होना चाहिए और टीचर्स को, इन दोनों को तो होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आधा वक्त उसके साथ गुजारते हैं, अपने वालिदैन के साथ, और आधा वक्त स्कूल में गुजारते हैं। तो अगर इन दोनों को पता नहीं होगा कि मेरे बच्चे को क्या है, तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। हमारे यहाँ जो कि अवेयरनेस की कमी है, तो पेरेंट्स ये भी समझते हैं कि जैसे उनका बच्चा जिसको ADHD की प्रॉब्लम है नॉर्मल नहीं है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, हम तो कहते हैं नॉर्मल, तो हम वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ये बच्चे ज़हीन होते हैं और बच्चों की तरह होते हैं बिल्कुल, बस इनमें ये प्रॉब्लम जो होती है जिसको कि हमें इसका कोई इलाज है, इसके लिए हम कुछ करते हैं ताकि ये बच्चे पढ़ाई उनकी रुकी ना रहे। ये बहुत से स्कूल्स को पता नहीं होता है कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाए। उसकी वजह से उनकी पढ़ाई क्योंकि में रुकावट आती है, तो लोग समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है इनको, मगर लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती। मगर बहुत से ऐसे ADD होते हैं जिनको ADD भी हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, तो वो बहुत ही मुश्किल, हाँ, वो बहुत सिवियर केसेस होते हैं। यानी ये न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसको? नो, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बिल्कुल साइकोलॉजिकल तो है ही नहीं ये। इज इट अ केमिकल इम्बैलेंस? It is a chemical imbalance, definitely, and it has to do with what kind of perception, what kind of message the brain is giving. आपको क्या, आप हर चीज़ तो ब्रेन देती है ना, आप पढ़ते भी आप ब्रेन आपको पढ़ाता है। आंखें तो आपकी एक टूल होती हैं जिसके ज़रिए आप पढ़ते हैं, बट असल काम तो ब्रेन करता है। अब ब्रेन जब मैसेज आपको कुछ दे रहा है, जब इनहिबिटर्स ही नहीं है, ब्रेन ही करता है ना इनहिबिट, कि आपके पास, आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ आपके पास हर किस्म की मैसेजेस आ रहे हैं, हर किस्म की चीज़ें, कि आप सोच रहे हैं अभी घर में क्या खाना पक गया, अभी मुझे जाना है, देर हो रही है, हर चीज़ आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम अपना जो काम हमें करना है, जिस पे फोकस करना है, वो जारी रहता है। तो ये तो ब्रेन करता है, तो इसमें ब्रेन में जो इनहिबिटर्स हैं वो नहीं होते हैं ऐसे बच्चों में। अच्छा शाइना, ये बताइए हमारे मुल्क में कितनी इस बारे में रिसर्च हुई अभी तक, या कोई हुई भी है या नहीं? क्योंकि जब भी हम रेफ़र करते हैं इंटरनेशनल रिसर्च के हवाले से बात करते हैं। हमारे यहाँ तो रिसर्च बहुत ही, एजुकेशन के सूबे में तो कोई रिसर्च कहीं पे भी नहीं हुई है। ना तो हम तो ये भी नहीं बता सकते कि कितने बच्चों हैं जिनको अफेक्टेड हैं, रीडिंग नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई स्टेटिस्टिक्स है नहीं, कहीं पे भी इसमें कोई रिसर्च नहीं, आपको कोई किस्म की स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे नहीं मिलेगी। हाँ, बाहर से हमारी जो भी हम टेस्टिंग करते हैं, जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, वो सब बाहर के टेस्टिंग मटेरियल होती है। अच्छा शाइना, वार्निंग साइंस की अगर बात की जाए तो आम बच्चों में जो अटेंशन नीड्स होती हैं और ADHD वाले बच्चों में किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है? वो तो बिल्कुल आपको देखने से पता चल जाएगा कि एक बच्चा है जो वो, अब टीचर्स बेस्ट जो आपको बता सकेंगी वो टीचर्स हैं, क्योंकि जब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं ना इन बच्चों की, हमारे यहाँ कोई ऐसा टेस्ट? हाँ, टेस्टिंग है, एक क्या कहते हैं, चेकलिस्ट है कि वो टिक करते हैं कि अगर जैसे मियाँ नहीं है कि 20 में से 15 चीज़ें हैं जो इस बच्चे में हैं, तो वो उसको कैटेगरी में आ जाएगा अटेंशन डेफिसिट। फिर एक फॉर्म होता है जो जो साइकोलॉजिस्ट हैं स्कूल टीचर्स को भेजते हैं, क्लास टीचर को, ये पता करने के लिए कि ऑन टास्क और ऑफ टास्क ये बच्चा कितना रहता है, तो उससे भी उनको फीडबैक मिलती है। फिर उसके मुताबिक ये पता चलता है कि इसको अटेंशन डेफिसिट है। कंप्लीट क्योर पॉसिबल है? कैन अ चाइल्ड ग्रो आउट ऑफ ADHD? द चाइल्ड ग्रोज नेचुरली आउट ऑफ द हाइपर एक्टिव कम होता जाता है, बच्चा बड़ा होता है। जब अटेंशन डेफिसिट तो क्योरेबल नहीं है, मगर बहुत से जो ऐसे बड़े, जब बच्चा बड़ा होता रहता है तो उसको काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ऐसे बच्चे, क्योंकि उनको पता नहीं होता ये कैसे अपने को कंट्रोल करें। So can it also lead to another disorder? It can lead to a psychological प्रॉब्लम इफ नॉट ट्रीटेड। Okay. तो बहुत से देखा गया कि ऐसे जो लोग जो बड़े हो जाते हैं ना,
उनको जब वो कोई काम ही नहीं कर सकते, ऑफिस में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है काम करने में कि वो उनको कोई प्रेजेंटेशन करना है सबके सामने, तो उन्होंने ये प्रोक्रेस्टिनेट भी बहुत करते हैं, नहीं मुझे काम करना चाहिए, 1 हफ्ता रह गया, अभी मैं 4 दिन के बाद करूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डेट करीब आ जाती है। फिर जब वो करते हैं प्रेजेंटेशन तो वो उसके मुताबिक स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती है, तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, तो उनको एंटी डिप्रेसेंट्स खाना पड़ती है। और ये ऐसे लोग जिनको डायग्नोसिस नहीं हो, बड़े हो जाते हैं, इनके सब्सटेंस अब्यूज़ भी होता है, यानी ड्रग्स में चले जाते हैं, अल्कोहल में भी चले जाते हैं, ऐसे बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि इनको हर वक्त चेंज की ज़रूरत होती है। वी हैव टू रियलाइज़ कि जैसे हमारे अगर कोई हमें बीमारी हो, फिज़िकल बीमारी हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये तो नहीं कहते नहीं खुद ठीक हो जाएगा जी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। शाइना, कई पेरेंट्स हैं सेल्फ मेडिकेशन में भी चले जाते हैं, जैसे कि कई दफ़ा दवा कम कर दी, खुद से ज़्यादा कर दी। बहुत से करते हैं, बहुत से जब डॉक्टर्स देते हैं दवा वो कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं देंगे, कि इसकी साइड इफ़ेक्ट्स होंगी और मेरा बच्चा और बीमार हो जाएगा। मगर ये तो डॉक्टर्स को बताना होता है। हमारे यहाँ एक तो हर चीज़ के लिए आपको एक क्या कहते हैं एजुकेट करना होता है। जैसे अब साइकाइट्रिस्ट गए, साइकाइट्रिस्ट को मुझे लगता है कि उनको एजुकेट करना चाहिए कि अगर मैं ये दवा दे रहा हूँ या मैं दे रहा हूँ, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हों तो आप मेरे पास वापस आइए, ताकि हम आपकी डोसेज बढ़ा सकें या कम कर सकें। इसको वक्त पे देना ज़रूरी है, इसको खाली पेट में नहीं खाना चाहिए। ये सब मोस्टली बताते हैं डॉक्टर्स, मगर बहुत से पेरेंट्स आते हैं उनको ये सब कुछ नहीं पता होता। और ये उनको बताना होगा अगर भी साइड इफ़ेक्ट्स हों तो ये रिवर्सिबल है, यानी कि आप दवा अगर बंद करें वो चीज़ डैमेज नहीं होगी, ये ज़रूरी है बताना। तो ये सब एजुकेशन की है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो जो देने लगते हैं फिर थोड़ी देर में बंद कर देते हैं खुद ही। ये भी है कि कई दफ़ा देखा गया है पॉजिटिव ट्रेट्स नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा होते हैं, समटाइम्स दे आर मोर क्रिएटिव, मोर इमेजिनेटिव। उनको किस तरह उजागर किया जा सकता है? उनके तो एक्चुअली जो ये बच्चे होते हैं इतनी एनर्जी होती है, इनका कहते हैं कि राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है, व्हिच इज़ द क्रिएटिव साइड। तो इनको तो फैसिलिटेट करना चाहिए, या कि इनको दें कि अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उनको आप इतनी फैसिलिटीज़ दें कि वो स्पोर्ट्स में या आर्ट में है या पोइट्री में है या किसी चीज़ में है, तो जिस चीज़ में बच्चा अच्छा है उसी में उसको हेल्प करना चाहिए। यानी कि कहें कि नहीं ये तो आर्ट कर रहा है मगर इसकी पढ़ाई का क्या होगा। किसी चीज़ में बच्चे को ये ज़रूर फील करना चाहिए कि मैं किसी चीज़ में तो अच्छा हूँ। सेल्फ एस्टीम अफेक्ट होता है। टीचर्स इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं? टीचर्स ये रोल प्ले कर सकती हैं कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी को लेके इसको इस्तेमाल करें, कि आर्ट अगर अच्छी है तो उसको भी फैसिलिटेट करें, उसके आर्ट वर्क को स्कूल में लगाएं ताकि उसको फील हो कि मैं तो अगर मैं ये स्पेल नहीं कर सकता हूँ मगर ये तो मैं। अच्छा शाइना, ऐसे बच्चों को ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है, तो कई पेरेंट्स ये देखा गया है कि सोशल गैदरिंग्स में ले जाते हुए अवॉइड करते हैं। सो हाउ व्हाट वुड यू एडवाइस फॉर सच पेरेंट्स कि क्या उन्हें ये ऐसा करना सही है? एडवाइस मैं तो पेरेंट्स को ये मैं नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं है कि क्या करें। इसीलिए मैं कहती हूँ ना काउंसलिंग की ज़रूरत है ऐसे बच्चों को और पेरेंट्स को भी, ताकि ये काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग सिर्फ जो साइकोलॉजिस्ट ये उनको बताता है कि आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस। अगर ये हो तो अगर ये करेंगे तो ये होगा, तो आपके ख्याल में ये सही है या गलत है। ये एक कहते हैं शीशा दिखाते हैं आपको। एनालिसिस नहीं रुकना चाहिए। पेरेंट्स हार मान के हमारे यहाँ ज़्यादातर मैंने नोट किया बैठ जाते हैं, और ख़ास तौर से यहीं वाले पेरेंट्स अगर बाहर चले जाएं तो फिर वो बाहर की जो तरीक़ेकार है उसको अपना लेते हैं और उसी रूल पे। और ये है कि वो फिर कंपेयर करते हैं नोट्स कि मेरे बच्चे को तो वो दिया था डॉक्टर ने लेकिन वो बिल्कुल और ख़राब होगी तबीयत, मगर आपके बच्चे को क्या था, आपके बच्चे को अटेंशन डेफिसिट था या कुछ और चीज़ थी। तो एक्सचेंज करते हैं ना नोट्स, और सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा शाइना, ये भी बताइएगा कि बाज़ औरतें इन जनरल या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे हैव दे स्मोक या अल्कोहल इनटेक होता है, क्या ये भी वजह हो सकती है? I don't know, there's no research on this कि इस वजह से हुआ है कि नहीं, but it does affect the fetus. स्मोकिंग से बच्चे की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। ठीक है। अच्छा, डाइट और मेल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो क्या वो फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए पहले तो बहुत कहा जाता था कि ये जो एडिटिव्स डालते हैं खाने में या स्पेशली कलरिंग जो डालते हैं, ऑरेंज कलर होता है या ऐसी चीज़ें वो अवॉइड करना चाहिए कि इससे हाइपर एक्टिव बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई
कंक्लूसिव रिसर्च नहीं है, मगर मैं पर्सनली कहूँगी कि अगर ना दें तो अच्छा ही है, दे आर नॉट गुड फॉर यू एनी वे। चीज़ें जैसे हो चॉकलेट जिसमें कैफ़ीन हो, कैफ़ीन से तो हाइपर ज़्यादा हो जाता है, वो तो सबको पता है। तो ऐसे बच्चों को यानी स्वीट्स देना या सोने से पहले ऐसी कुछ देना, शुगर की चीज़ें जिससे वो और एक्टिव हो जाए, वो उससे परहेज़ करना चाहिए। अच्छा शाइना, ऐसे बच्चों को डांटना चाहिए या ख़ास तौर से बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए? आप पे पेशेंस लाना, आपको एक सीखना होगा। आप जितनी मालूमात हासिल कर सकते हैं अपने बच्चे के इस प्रॉब्लम के बारे में, आप मालूम हासिल करें, आप अपने को एजुकेट करें, आप काउंसलिंग के लिए जाएं, क्योंकि हमें पता है कि कितनी मुश्किल ये चीज़ है। मैं हमेशा पेरेंट्स से कहती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत आसान है कहना कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन असल में अगर आपके पास वो बच्चा हो 24 घंटे तो बहुत, हाँ, इट्स नॉट ईजी। तो बट आई से दैट उनको दे शुड सीक हेल्प। इतने स्मार्ट लोग हैं जो ADD होते हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, इनको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम इस किस्म की नहीं है ना कि बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ADHD को एग्रीवेट कर सकते हैं या फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं? अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में उसको रखें बच्चे को, जैसे स्कूल में है कि उसको हर वक्त डांटा जा रहा है उस बच्चे को, वो हर वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद है, हर वक्त ये बच्चा आपको दिखेगा कि प्रिंसिपल के ऑफिस में, क्योंकि इज़ डिस्टर्बिंग द क्लास। ये अगर ये मुस्तकिल रहा ना, ये चीज़ कभी चेंज ना हुई या इसमें कोई इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये जान के नहीं कर रहा है, बच्चे जान के ऐसी हरकत नहीं करते, तो ये बच्चे को बच्चे पे बुरा असर होगा इसका। तो ये बच्चा अपने आप को समझेगा मैं तो ख़राब ही हूँ, तो मैं अब रहूँगा ऐसी हरकत करूँगा। ये बच्चे फिर जाके, मैं कह रही थी, सब्सटेंस अब्यूज़ या डिप्रेशन के शिकार या जिसको कहते हैं ना अग्रेसिव बन जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। इनकी लड़ाइयाँ होती हैं हर से बच्चों से, क्योंकि इनको कोई समझ नहीं सकता है क्यों ऐसी हरकत करते हैं। इम्पल्सिव होता है, कोई कुछ कह रहा है बीच में आके ये कूद गए, तो इसके दोस्त भी बहुत कम बनते हैं। समटाइम्स वो सवाल खत्म होने से पहले जवाब देते हैं, हाथ फौरन उठा देंगे जी। और कई लोगों में देखा गया फिजिकली हाथ हिलता रहता है या कुछ ना कुछ, दे आर वेरी बेचैन, ऐसा लगता है कुछ क्योंकि वो हर वक्त उनको साथ ही होता है ना, एक मिनट मुस्तकिल। हाँ, मेरे पास किसी एक चीज पे होती है, लेकिन कई दफा समझ मेरे पास एक बच्चा आता था, बड़ा था, ग्रेड 9 में, उसको ये था, ये हर वक्त टेबल में चीज़ें उठा रहा है, कभी पेंसिल से, कभी शार्पनर से, कभी किताब से, कभी। तो मैं उसको हंस के कहती कि मैं अब तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूँगी जब तक मैं बात करूँगी, क्योंकि तुम तो उसको सुन नहीं रहे हो मेरी बात को। तो वो कहते थे नहीं मेरे हाथ में फिर अटेंशन दूंगा, मगर उसकी प्रॉब्लम ये रही हमेशा, तो ये ही कुड नेवर गो फर्दर देन A levels। ये कि राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन जिसकी आपने पहले भी बात की थी, इज इट फॉर लाइफ टाइम, जो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है? नेसेसरी लाइफ टाइम में नहीं। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता तो बच्चे को फिर, जब ये जो मेडिसिन होती है ये स्लो डाउन इन द सेंस ऐसे करती है कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा फोकस करने लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने आप को फिर ऐसे मोड में डाल लेते हैं, दे बिकम तो इन मेडिसिन्स का नॉर्मल लोगों पे क्या उल्टा असर होता है? जो हम नहीं, जो है आपको मैं बताऊं, ये रिटलिन जो है, ये एन अब्यूज ड्रग। बहुत से स्टेट्स में ये आपको तो खैर ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिलेगा ही नहीं बाहर, क्योंकि ये जो है ये आम लोगों में जिनको ADHD नहीं है, अगर हम खाएं तो हमें बिल्कुल वो कर देगा, हाइपर ऑपोजिट, यानी वी बिकम वेरी ओवर एक्टिव। तो ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, जिनको रात भर पढ़ना पड़ता है, ये बहुत एक दवा तो ये जो मेडिसिन की आप बात करिए यहाँ अवेलेबल हैं? जी हाँ, अवेलेबल है, बहुत से हैं। रिटलिन तो मैं एक नाम ले रही हूँ, और भी हैं जो दवाएं डॉक्टर्स देते हैं इसकी वजह से। तो स्पेसिफिकली ADHD के लिए यहाँ पर कोई साइकोलॉजिस्ट या इस किस्म के फिजिशियंस होते हैं जिनके पास जाया जा सके? इज देयर अ लोकल फैसिलिटी दैट यू नो ऑफ? Yes, there is. In fact, there is a child psychiatrist at Aga Khan, Dr. Sanullah Sayyed, एंड वो इनफैक्ट एक फाउंडेशन भी शुरू कर रहे हैं अटेंशन डेफिसिट के लिए, और वो मेडिकेट भी करते हैं बच्चों को। इनफैक्ट ही रेफर्स अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास। व्हाट अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? Like something like our institute, nothing, not that I know. क्या वजह है कि वहाँ? इसकी वजह मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो लाहौर है वो भी इट्स अ वेरी बिग सिटी, और जहाँ पे बहुत नोन इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन में, इट्स अ वेरी गुड एंड प्लेस। बट वहाँ पे हम एक ही साइकोलॉजिस्ट है जिसको हम रेफ़र करते हैं लाहौर में। अपेरेंटली ही रन्स अ लिटिल
लिटिल प्लेस ऑफ हिज जहाँ वो हेल्प करते हैं बच्चों को, बट ऐसे बिग इंस्टीट्यूट जो कि हमारी तरह ऐसी कोई जगह नहीं है, ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर में, ना फैसलाबाद में है, ना पिंडी में। हम लोगों ने वर्कशॉप भी किया, मैं इस्लामाबाद में भी गई, मैंने इस्लामाबाद में 80 टीचर्स के लिए वर्कशॉप किया। मैंने स्कूल्स में बात की कि आप 2-3 टीचर्स को हमारे इंस्टीट्यूट में भेजें, हम आप ट्रेन करके फिर हम वहाँ पर एक चैप्टर शुरू करते हैं। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाई कि हाँ हाँ बिल्कुल ये इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन बाद में रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, बिकॉज इट्स अ डेलिकेट सब्जेक्ट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस नहीं है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चे कई दफ़ा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स जस्ट अ क्रॉनिक कंडीशन। लेकिन यू एज पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स, आप इसमें अपने बच्चे की बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को एजुकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानें, ताकि आप प्रॉब्लम से दूर और सोल्यूशन से नज़दीक हो सकें। ट्राई एंड हेल्प योर चिल्ड्रन डिफीट दिस कंडीशन। इसके साथ ही मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन एंड योर सेल्व्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।